समराइज कर दूं और फिर आज की क्लास शुरू करता हूं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स इफेक्टिंग आरओआर। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे आरओआर डिपेंड करता है। आप ये मत सोचो कि ब्रेकर मात्र एक फैक्टर है, ब्रेकर भी एक फैक्टर है। नंबर ऑफ कॉलिजन जहां जहां बढ़ता है आरओआर वहां वहां बढ़ता है। अब आपने कहा कि सर ऐसे कितने फैक्टर हैं, तो मैंने एक एक करके फैक्टर लिखे, उसमें कई सारे फैक्टर लिखे, जिसमें सबसे पहला फैक्टर था, जहां तक मुझे याद है, सबसे पहला फैक्टर हमने लिखा था फिजिकल स्टेट, फिर हमने लिखा था साइज, और फिर हमने लिखा था प्रेशर, और फिर हमने लिखा था कंसंट्रेशन एंड सो ऑन। सबसे आखिरी में जो फैक्टर आया था वो कौन सा आया था? टेम्परेचर। याद आ रहा है? फिर हमने टेम्परेचर को पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने कहा था टेम्परेचर का इफेक्ट मैं आपको 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले 2 फैक्ट बताऊंगा, फिर उस फैक्ट के पीछे का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, और अंत में एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के माध्यम से मैंने आपको उसके डेप्थ बातें बताई थी। और मैं जब अरहेनियस के पॉइंट्स में आता हूं, तो अरहेनियस का सबसे पहला बच्चे को इक्वेशन याद होना चाहिए, k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। बच्चे को इस इक्वेशन का फील आना चाहिए। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल। और मैंने ग्राफ बना के समझाया भी था कैसे कैसे ग्राफ आते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात होती है, लेकिन कभी भी एग्जाम में जब आता है आप उन्हीं बेसिक बातों में गलती करते हैं, जिसे मैंने एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से आपको बताया था। कितनी बेसिक सी बात है, बताओ कौन सा के और टेम्परेचर का ग्राफ है? एक बार ऐसे ऐसे बना दे वही गलत हो जाएगा, इसलिए चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते हमने कर दिया था इनफाइनाइट, मगर रेट कांस्टेंट बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट नहीं हुआ था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट वाज ए, जो कभी होने वाला नहीं है। तो फिर एक प्रश्न बनता है कि के कभी ए क्यों नहीं हो सकता साहब? अगर के कभी ए होगा, इसका यह मतलब है कि अपॉन ए 1 होगा। इसका यह मतलब है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 1 होगा, जो कभी होने वाला। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 1, यानी जितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट बना रहे थे। अरे भैया एनर्जी सफिशिएंट दे दोगे, मगर ओरिएंटेशन किसी एक का तो बिगड़ेगा यार। जहां 10 की पावर 25, 10 की पावर 28 के ऑर्डर के कॉलिजन है, यू कैन नॉट गारंटीफाई दैट ऑल कॉलिजन्स आर गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। किसी एक का तो डायरेक्शन बिगड़ेगा ही। फिर हमने कहा आओ इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल के हिसाब से ढालते हैं। मैंने न्यूमेरिकल के हिसाब से ढालना शुरू किया। सबसे पहला फॉर्मूला बना था एल के वाला, फिर बना था लॉ के वाला, फिर बना था डिफरेंशियल फॉर्म, याद है? डी एल एन के बाई डी टी बराबर ई अपॉन आर टी स्क्वायर। आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है ना? तो बोलो ना, डी एल एन के बाई डी टी बराबर ई अपॉन आर टी स्क्वायर। याद आया? फिर अपन ने एक और फॉर्मूला लिखा था लॉ के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी। चलेगा? इसका न्यूमेरिकल कंक्लूजन, इसका फील, इसके ग्राफ, हमने सारी बातें करी और कर रहे थे सवाल। जहां तक मुझे याद है एक सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था ना? और वो सवाल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपके पीवाईक्यू से था, मगर एक बेहतरीन सवाल। सवाल कहता है, सीरियस हो जाइएगा, बहुत डेप्थ बातें चल रही है, रियली आई नीड, इन्हें छोड़ा भी जा सकता है लेकिन हमें वो लेवल टच करना होगा जो एग्जाम आपका डिमांड कर रहा है। तो अगेन मैं आपको सचेत कर रहा हूं, बी केयरफुल, चीजें थोड़ा हैवी होने वाली है मगर सीख जाओगे, चलेगा? आइए, तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने 2 रिएक्शन गिवन है और प्रश्न कहता है कैलकुलेट, सवाल लिख लिया था, calculate the temperature when rate constant becomes equal. Calculate the temperature when rate constant becomes equal, that is when K1 बराबर K2। हमसे प्रश्न वो वाला टेम्परेचर पूछा है जब K1 K2 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आपको K1 बराबर K2 कर देना है। अब K1 बराबर K2 करोगे और जो K1 की वैल्यू लिखी है, जो K2 की वैल्यू लिखी है, इसे रखोगे, सॉल्व करोगे। केमिस्ट्री यहां पे खत्म हो जाती है। और देखा जाए तो इस टॉपिक में जब जब सवाल आया उसने मैथ में ही आपको परेशान करने की कोशिश करी। अब बच्चा इसे सॉल्व कैसे करेगा? K1 को लिख देगा 10 की पावर 16 इंटू ई की पावर माइनस 2000 बाई टी, और K2 को लिख देगा 10 की पावर 14 इंटू ई की पावर माइनस 1000 बाई टी। वो बच्चा जो हवा में सवाल करना चाहता है वो ये टॉपिक कभी नहीं सीख सकता। अगर आपको यहां पे कैलकुलेशन एफिशिएंसी लानी है, मैं बहुत सरल भाषा कहूंगा, आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखें, आंसर आपका आएगा। इतना कठिन भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिखना। जहां स्टेप उड़ाने शुरू किए, प्रश्न गया, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। इस टॉपिक का यही रूल है, आपसे प्रश्न बनेगा, वहां एक ही सवाल को आना है, वहां 10 सवाल नहीं आना है।
काइनेटिक्स की, कॉलिजन थ्योरी की, अर्हेनियस का एक ही सवाल फंसेगा, वो भी किस्मत साथ दी तो करो आराम से। अब कैसे करें साहब? ये 10 की पावर 16 है, 10 की पावर 14 है, मैं 10 के साथ में करते चलना, मैं 10 की पावर 14 को इधर ले आता हूं। जब 10 की पावर 14 को इधर ले आऊंगा तो बनेगा 10 की पावर 16 अपन 10 की पावर 14। ई सारे एक तरफ ले जाता हूं, नंबर सारे एक तरफ ले जाता हूं। आप सबको याद है ई को हटाने के लिए मुझे ln का सहारा लेना पड़ेगा। तो ई की पावर -2000/t को नीचे लिख देता हूं, लिख दिया साहब। इसको ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ई की पावर -1000 प्लस 2000/t, लो मेरे सामने आ चुका ये का एक्सप्रेशन। और ये ऊपर जाके सॉल्व होगा तो बचेगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 बराबर ई की पावर 1000/t। अब यहां नंबर है और यहां ई है, ई अपने आप हटने वाला। इसके लिए मुझे log टू द बेस ई, जिसे हम ln भी कहते हैं, का सहारा लेना। तो हमने इधर भी ले लिया ln और उधर भी ले लिया, जगह नहीं थी तो मैंने उधर लिख दिया, आप समझ गए होंगे, हमने इधर भी लिया ln और उधर भी लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक छोटा सा रूल पता हो, जब भी कभी हम log टू द बेस ई लेते हैं, जब भी कभी हम log टू द बेस ई लेते हैं, तो आप सबको पता हो, आप सबको पता हो, log a की पावर m बराबर होता है m log a टू द बेस a, और log a टू द बेस a की वैल्यू हो जाती है 1। यानी ये जो पावर है क्या बाहर आएगा? यानी 1000/t बाहर आएगा, और ln का मतलब है log, इसको लिख देता हूं मैं, ln 10 की पावर 2 बराबर 1000/t। ln को लिख लो, अगर आपको ln से डर लगे तो log टू द बेस e इंटू ई। हेलो, क्या इस पूरी की वैल्यू 1 होगी? क्या यहां से हमने e को हटा दिया? मगर अब यहां कौन बचा है? अब ln को हमें log में कन्वर्ट करना। हर बच्चे को पता है कि ln को log में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहां पे 2.3 का सहारा लेना पड़े, तो लिख दूंगा मैं 2.303, 2.303 log 10 की पावर 2। चलेगा बच्चों? अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आएगा। मैं सिखाना ये चाहता था, केमिस्ट्री यहां खत्म हो जाती, उसके बाद केवल मैथ है, और ये अभी सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। तो इन सवालों में तसल्ली से आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा। सभी बच्चे कॉपी में आंसर लिख ले, जल्दी से बेटा, पन्ने मत पलटाओ, लिख लो ना। इतना समय थोड़ी है भाई कि बच्चा आराम से कॉपी देख रहा है। इसको सॉल्व करिए और आप सबके सामने टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, और जरा बताइए टेम्परेचर कितना आता है, लगभग बोलेंगे तो भी आंसर चलेगा। सॉल्व कर ले, बहुत बढ़िया, अप्रोक्सीमेशन चलेगा, और वो जरूरी है सोचना। तो इसे मैं लिखता हूं तो क्या बनेगा यहां पे? 2.303 log 10 की पावर 2, बाहर आएगा 2, log 10 की वैल्यू 1, इसे कह दूंगा 1000/t। बोलो डन। इसको करो सिंप्लीफाई, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 1000/2.303 इंटू 2, हाँ या ना? चलो 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया? 500। 500/2.303। हर बच्चा मुझे बता सकता है, अगर 500/2.3 है मतलब नंबर 2 से बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं आंसर 250 से छोटा होगा। दैट्स इट। किस्मत साथ देगी तो क्या पता एक ही ऑप्शन हो, मगर किस्मत के भरोसे रहना हमने छोड़ दिया है। अरे यस, 3 साल से किस्मत साथ नहीं दे रही, हाँ या ना? 2024 2025, अरे यस और नो, हर बार नया कुछ करते हैं यार। अब इसे सॉल्व भी करना हमें आना, कर लेगा बच्चा। फिलहाल जब इसको सॉल्व करते, मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने किया, कितने बच्चों ने कर लिया था? रेज योर हैंड। अच्छा, नहीं बोला था, तो क्या करके आए आप? कॉपी नहीं खोली, आप झूठ बोलते हो। हाँ, अरे सब पता है मैं, लिखिएगा साहब, कितना आता है? 27217.6 के आसपास आता है। क्या न्यूटन की जूल? केल्विन। खैर, लिख लीजिए सवाल। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं, अभी अगला सवाल दूंगा वो कर लेना। तो इस सवाल में सीखने का विषय बस इतना था कि जो बोला जाए वो करिए, सॉल्व करते जाइए, ई को हटाने के लिए log टू द बेस ई का सहारा लीजिए और कहानी कर डालिए, खत्म। चलेगा? दे दूं अगला सवाल, जल्दी से लिख लें। अगला सवाल मैं फिर दोहरा दूं, सवाल बढ़िया है, आराम से सीखेंगे और अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर लिखें। द वैल्यू ऑफ rate constant is doubled. The value of rate constant is doubled, मतलब दो गुना हो गया, राइट? The value of rate constant is doubled when temperature increases from when temperature increases from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. When temperature increases from 27 degrees Celsius
to 37 degree Celsius. Then calculate the value of activation energy in kilojoule. Then calculate the value of activation energy in kilojoule. आ जाओ मुझे सिखाने दो, बोर्ड पे आ जाइए। सबसे पहले सवाल बता दूं, ये सवाल एनसीईआरटी की फेवरेट प्रोफाइल है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल इन सवालों से भरे हैं। दूसरी बात, ये जेई मेंस में खूब आते हैं, नीट में अभी तक 2 बार आया है। तीसरी बात, बोर्ड की भी फेवरेट प्रोफाइल है। अब सवाल करना कैसे है? इस सवाल को करने में कुछ नहीं, बच्चे को सवाल समझना है, सॉल्व करते जाना है, आंसर लाना है। नीट में ना आने के पीछे अक्सर कारण होता था, इसमें कैलकुलेशन होती है। इतनी भी कैलकुलेशन नहीं, आपके सामने सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करना देखना है। ठीक, प्रश्न कहता है कि मैंने टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? 10 से। और बच्चे बच्चे को पता है कि जब टेम्परेचर 10 से बढ़ाया जाएगा तो रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना हो, याद है सबको? वो भी कह रहा है, कुछ नया थोड़ी कह रहा है, वो तो कह रहा है हाँ ये होता है, लेकिन तब बताओ रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है। वो अब मुझसे रिएक्शन का क्या पूछ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं दिमाग लगाऊं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ईए भी है और जिसमें K2/K1 भी है? रेशियो एक ही फॉर्मूला है, log K2/K1, log K2/K1, log K2/K1। लिख देता हूं, log K2/K1 बोल दो इक्वल टू ईए अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बोलो बच्चों ठीक है? मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं, प्रश्न मुझसे ये देख के ये देख के ये पूछे बता दोगे? प्रश्न मुझसे ये देख के ये देख के ये देख के ये पूछे बता दोगे? इस फॉर्मूले से केवल एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाला जाएगा, एक्टिवेशन देख के देख के टेम्परेचर पूछे वो भी बताया जा। और सारे सवाल बेहतरीन माने जाते हैं, उम्दा लेवल के सवाल माने जाते हैं। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है और आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इस पूरे टॉपिक का कह दो जो टैग लाइन है, जो पॉइंट टू बी कॉशियस है, वो है आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है। अब बाकी काइनेटिक्स मत करो हवा में, सर 90% 100 ना, नहीं चलेगा, वरना आप हो जाओगे ट्रैप। चलेगा? अब मैं सॉल्व करता हूं। क्या ये फॉर्मूला अपने लगाना है? यस। क्या प्रश्न में हमें K2/K1 दिया है? यस। K2/K1 कितने गुना? कितने गुना? तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहां लिख देना log 2। यस और नो? ये हमें पता करना है। यस सर। 2.303 आर। अब आर की वैल्यू क्या रखोगे ये हमेशा डिसाइड होगा किसमें पूछा है, किसमें ऑप्शन है। क्या आज उसने किलो जूल में पूछा है? यानी आज मुझे आर की जो वैल्यू रखनी है मेरे बच्चों, वो क्या रखनी पड़ेगी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बाद में किलो जूल बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़े। क्लियर? सरल नंबर होता तो अभी डिवाइड कर देता, अभी डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं। अब इधर आ जाओ, अब जब मैं टेम्परेचर लिखूंगा तो बताओ मैं टेम्परेचर सेल्सियस में कि केल्विन में है? आर के साथ पूरी केमिस्ट्री, पूरी साइंस में कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस में लिखा नहीं जाएगा। तो बोलो टेम्परेचर किस में? केल्विन में। अच्छा, 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन? कितना केल्विन? 300। अगला टेम्परेचर है 37, ये कितना? 300। बोलो डन। यहां कह दूंगा 1/300 माइनस 1/310। आसान है? अरे बोलो भाई। अब बच्चा यहां घबराता है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, यहां लिख दूं ये, बोलो चलेगा? और सर ने कल भी बोला था, फिर याद दिला दूं, 2.303 इंटू 8.314 लगभग कितना? 20। बस याद रखना, करोगे लगभग तो आंसर भी आएगा। तो अंत में मुझे बेस्ट ऑप्शन चुनना आना। अब ये हमेशा ऑप्शन से डिसाइड होता है। ऑप्शन है करीब करीब तो समझ जाओ ना भैया, पूरा सॉल्व करना। ऑप्शन में डिफरेंस अच्छा है, अक्सर यही होता था अभी तक, 15, 150, 200, अरे अच्छा खासा डिफरेंस है, लगभग ले लो, अरे चलेगा। लेकिन जब ऑप्शन में डिफरेंस होगा कहा तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलेगा? इसे लिख देता हूं 20। क्या किसी को आपत्ति है? अब यहां कैसे सॉल्व करता हूं, जो नीचे वाले नंबर को सीधे कर दो मल्टीप्लाई, दिमागी मत लगाना, सीधे कर दो मल्टी। अब 310/10 कितना आएगा? चलेगा? माइनस कर लिया सीधे। तो जो बच्चों को नहीं पता उनके लिए बड़ा माइनस छोटा कर दीजिए और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। तो ऊपर कितना बचेगा? 10। ऊपर कितना बचेगा? 10। कितना से कठिन नंबर होगा, इतना ही करना पड़ेगा। ये हमसे पूछा था, यस सर। ये हो जाएगा 0.3 इंटू 2, 20 इंटू 300 इंटू 310 अपॉन 10। भूल मत जाना अभी आंसर किस में आ रहा? जूल में। मगर उन्होंने पूछा किलो, अरे बोलो ना।
करने का एक तरीका, जहां दिखे 1000 क्या दिखे उसे बोल दो किलो। करने का दूसरा तरीका, 1000 से कर दो डिवाइड। पहला तरीका, जहां दिखे 1000 क्या दिखे, अभी समझाता हूं, मैं अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ठीक, इसको सॉल्व कर रहा हूं, कर दूं ना। 10 एक जीरो कट, अरे बोलो भाई। अब ध्यान से देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3, निकालो 3 जीरो को, 31 इंटू 3 कितना बचेगा, 3 एक कम 3 3 त्रिकाई 9, 93 इंटू 10 की पावर 3 चलेगा ना भाई। और इंटू इधर क्या बचा 2, और इधर क्या बचा 0 पॉइंट, बोलो भाई 10 की पावर 3, यही क्या है किलो। शब्द नहीं है नंबर है, नंबर नहीं है सब। तो या तो मुझे 1000 देखना आना चाहिए, और 1000 देखना नहीं आता तो मुझे 1000 से डिवाइड करना आना चाहिए। क्लियर, सॉल्व करिए, अच्छे से समझिए, ऐसा कोई भी सवाल है एनसीईआरटी का मुझसे बनना। व्हाट शुड बी द वर्स्ट कंडीशन, यहां होगा 250, यहां होगा 315, ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व तो कर सकता हूं ना यार। मेथड मेरे क्लियर होने चाहिए। लिखिए जल्दी से, सॉल्व करिए, मुझे लगभग आंसर बता दे, चलेगा। 53, 54, 55, जिन बच्चों ने आंसर दिया चलेगा। सॉल्व करें बच्चों, आज की क्लास में न्यूमेरिकल है अच्छे, पहले खत्म करो इसको, देखने बस से काम नहीं चलेगा। पेन चलाइए, सॉल्व करिए। 10 की पावर 3 जहां दिखे उसे कह दीजिए किलो, शब्द नहीं ये नंबर। एंड आंसर इज, जहां तक मुझे याद है 20 सॉल्व किया आपने, हाँ, तो किसी बच्चे ने अगर वैसा पूरा एक्यूरेट किया है तो समथिंग 53 54 आता है, और 20 से करो तो 55.8 के आसपास आता है, चलेगा। मैं तीनों को, अब देखो ना, इतने करीब ऑप्शन नहीं मिलते, एक ऑप्शन 53, एक ऑप्शन 54, एक ऑप्शन इतना, और अगर मिल गया तो समझ जाना एग्जामिनर भी चालाकी कर रहा है, मतलब यू हैव टू प्ले द गेम, जैसी गेंद आए वैसी खेलना है। ऐसा थोड़ी ऐसे ही खेलूंगा, अरे भैया गेंद तो देख लो कैसी आ रही, क्या पता ऑप्शन करीब है हाँ या ना। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, अगर ऑप्शन करीब है तो ठीक है संभल करेंगे, नहीं है तो साहब यस। बोलो आंसर कितना आता, मैं लिख देता हूं, क्लास का आंसर 55.8 किलो जूल। बोलो डन। क्या सीखा, सबको क्लियर है। फॉर्मूला लगाइए, समझ के सॉल्व करिए, आंसर आएगा। अगला सवाल अभी तक मैंने दिया नहीं जो मैं देने वाला था, दे दूं क्या, और आज तो वो सवाल दे ही दूंगा मैं जो आपको लगेगा सर बहुत हुआ, हाँ या ना। दे दूंगा अगला सवाल, अगला सवाल लिख डालिए जरा, लिखिए। द केमिकल रिएक्शन occurs, if a chemical reaction occurs in 3 steps, if a chemical reaction occurs in 3 steps, and rate constants are k1, and rate constants are k1 comma k2 comma k3, rate constants are k1 comma k2 comma k3, फिर आगे लिखना, if the overall rate constant, if the overall rate constant of the reaction, if the overall rate constant of the reaction, if the overall rate constant of the reaction is k1 into k3 by k2, if the overall rate constant of the reaction is k1 into k3 by k2, k1 into k3 by k2, एक मिनट रुकेंगे, रुको 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 रुको, मैंने मैकेनिज्म एक सवाल कराया था, एक मैकेनिज्म गिवन है, रिएक्शन गिवन है, उसकी मैकेनिज्म गिवन है, हम कांस्टेंट की परवाह करते, तो मैंने कहा एनटी वालों ने एक बार सुन लिया, अच्छा तुम कांस्टेंट परवाह नहीं करते, तो उनसे हमसे एक सवाल कराया जिसमें कांस्टेंट की परवाह करनी पड़ी थी, और शायद उसका जो क्या आया था वो भी k1 इंटू के थ्री बाई के टू ही आया था। हेलो, तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि उस मैकेनिज्म वाले सवाल का एक्सटेंडेड वर्जन है, वहां तक आपने सीखा अगला कि भैया मुझे के पता है, मुझे पता है इस रिएक्शन का के इतना है, राइट, हाइपोथेटिकल है मान लेना यार, हाँ या ना, कितना है के वन इंटू के थ्री बाई, तो अगर मुझे के पता है और मुझे हर स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी पता, तो बोलो इस स्टेप का ईए क्या होगा। द ईए ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स आर, द ईए ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स आर 30, 40, 60, 30, 40, 60 किलो जूल पर मोल respectively, किलो जूल पर मोल
respectively, kilojoule per mole respectively. Then determine overall EA for the reaction. Then determine overall EA for the reaction. आज मैं जितने सवाल लूंगा वो सब अपने आप में एक नई प्रोफाइल होंगी और वो सब अपने आप में एक उम्दा प्रोफाइल होंगी। इस प्रश्न को भी मुझे सिखाने दें, आइए मिलके करते हैं। कुछ बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता प्लीज सीखना जरूरी है। आज की क्लास में सीखना जरूरी है। बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है समझ गए? एक रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म के 3 स्टेप, तीनों से भाई ने निकाला रेट कांस्टेंट ये है, तो बोलो उसका के कितना है। इन सवालों में के का एक्सप्रेशन बहुत गंदा हो सकता है। k1 इंटू के थ्री का स्क्वायर अपॉन k2 का क्यूब, k1 की पावर हाफ इंटू k3 की पावर 2 अपॉन समथिंग समथिंग समथिंग। अब कितना भी गंदा वो एक्सप्रेशन बोले, मेरा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या उन्होंने हमसे रेट कांस्टेंट देके ईए पूछा है? अब रेट कांस्टेंट देके ईए पूछा है तो इक्विलिब्रियम तो मुझे याद नहीं आएगा। मुझे एक ही कहानी याद आएगी, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन। कौन सी इक्वेशन है? अरहेनियस। दूसरी कोई इक्वेशन है ही। अब इक्वेशन के सारे मेरे मन में फॉर्मूले याद आने लगे। एक था के वाला, एक था एलएन वाला, एक था लॉग वाला, एक था Q2/K1 वाला। तो सोच के समझ के जवाब दो। के दिया है तो मैं एलएन वाला फॉर्मूला लगाऊं कि के वाला? और के का फॉर्मूला सबको याद है, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। मुझे सॉल्व करने दे बोर्ड पे। आइए बच्चों, ऐसे सवालों में क्या उन्होंने हमें के दे रखा है? तो लिख देता हूं मैं के इक्वल टू k1 इंटू k3/K2। बोलो हाँ या ना। अब संभल के मैंने के का फॉर्मूला लिखा, के का फॉर्मूला लिख रहा हूं ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन, ये के किसका है? मेन रिएक्शन का। अरे चलेगा। तो ये किसका होगा? मेन रिएक्शन का। अब जहां लिखा K1 वहां लिख दो A1 इंटू ई की पावर माइनस A1 अपॉन आर टी, और यहां लिख दूंगा बोलो क्या, A3 इंटू ई की पावर माइनस A3 अपॉन आर टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और नीचे लिखूंगा तो बोलो नीचे क्या लिखूंगा, बोल दो एक बार, बोलो ना, A2 इंटू ई की पावर माइनस। बोलो डन, बोलो डन। स्कूल का पेपर होता तो ऐसे ही मैं करके आता, लेकिन हम क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। क्या पहले सबको मेन मेथड समझ में आ रहा? अब एक गड़बड़ हो गई यार। यहां जहां K1 था मैंने A1 A3 A2 क्यों लिखा? सबका ए तो सेम होना चाहिए। सर रिएक्शन बदलेगा तो ए बदलेगा। क्या रिएक्शन अलग अलग है तो क्या ए भी अलग अलग होगा? तो ये पूरा मेथड बताने के पीछे मेरा पर्पस दो है। एक, सवाल सॉल्व करना भी सिखाना है, और दो तीन जो नए सवाल बने वो कैसे करें वो भी सिखाना है। कई बार प्रश्न हमें के दे के ये पूछता है, तो कई बार प्रश्न हमें के दे के ए पूछता है। वो कह देगा A1 इतना है, A2 इतना, A3 इतना है, व्हाट इज द नेट ए ऑफ द रिएक्शन। अब क्या करूं? क्या ए अपने आप में कांस्टेंट है? क्या मैं इन सारे कांस्टेंट को एक तरफ समेट लूं? आपकी नजरें बोर्ड पे है ना यार। जब मैं इन सारे कांस्टेंट को एक तरफ समेटूंगा तो जरा सोच के समझ के जवाब देना, क्या बनेगा बोलो ना। A1 इंटू A3, आवाज नहीं आ रही है भाई, A2 इंटू ई की पावर माइनस माइनस ऊपर गया प्लस, माइनस माइनस, तो क्या लिख दूंगा बोल दो, EA2 माइनस EA1 माइनस EA3 अपॉन आर टी। बोलो डन। क्या ये पूरा का पूरा ए है? कई बार सवाल हमसे पूछेगा के दे के ए, के दे के, तो एक रूल बनाएंगे, लिखवा दूंगा, एक रूल बनाएंगे, जैसा होगा के वैसा होगा ए, जैसा होगा के। बोलो डन। जैसा होगा वैसा होगा, चलेगा। अब हमने चलो ए का तो काम कर लिया, लेकिन भाई ने हमसे ए तो पूछा ही नहीं है। उन्होंने हमसे क्या पूछा है? ये क्या पूछा है? तो दिस एंड दिस कंपेयर हुआ, तो दिस एंड दिस भी तो कंपेयर होना। बोलो ना यार। और अगर मैं कंपेयर करूं तो बोलो, मैं कंपेयर करके क्या लिखूंगा? माइनस ई अपॉन इज इक्वल टू, बोल दो, EA2 माइनस EA1 माइनस अपॉन आर टी सा टी कट, माइनस जाके प्लस हो, तो ये हो गया माइनस प्लस प्लस, यानी मैं सरल भाषा में कह दूं ये इक्वल टू EA1 प्लस EA3 माइनस। नहीं चलेगा। दिस इज द रियल मेथड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। सवाल ऐसे करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन हमें नीट का पेपर देना, हम इतनी मेहनत करने वाले, हम क्या करेंगे सुनिएगा। क्या 1 और 3 ऐड हुआ है? 1 और 3 पूरी क्लास, 1 और 3, 2 हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ है, 1 और 3 ऐड हुआ है, 2 हमारा सब्ट्रैक्ट, 1 और 3, 2 हमारा,
एक नियम बना ले क्या? जब जब के होगा मल्टी तब तब ईए होगा, और जब जब के होगा तब तब ईए होगा सर। आओ एक सवाल पूछ लूं क्या? उन्होंने हमसे कहा के बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 बाई K4, बता दोगे क्या? जब जब के होगा मल्टी तब तब ईए होगा, जब जब के होगा तब तब ईए होगा। तो इसका ईए होगा EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 माइनस, क्या एक लाइन में आंसर आएगा? अगर वो हमसे पूछते ए तो जैसा होगा के वैसा होगा ए, नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, मान लो उन्होंने यहां पे लगाया होता पावर, क्या लगाते? लेट्स से पावर लगा दिया 2, मान लो। अगर वहां होता 2 तो यहां होता होल 2, यहां आता 2, बोलो यस। यानी अगर पावर होता 2 तो EA3 के पहले लिखा होता 2, तो अपन एक नियम बना लेते हैं, अगर कभी नंबर होगा के की पावर में, अगर कभी नंबर होगा के की, तो वो नंबर होगा EA में मल्टी, नहीं चलेगा। बन जाएंगे सवाल। तो पहले मेन मेथड लिख लो ताकि ए पूछे कुछ और पूछे, ऑप्शन फ्रेम करे तो वो भी समझ में आना चाहिए। लिख लो जल्दी से, और फिर नीचे वो पॉइंट लिखेंगे। तो ऐसे सवाल आपके सामने कितने भी बने बन जाने चाहिए। मैंने अभी लास्ट वाला जो पेपर हुआ था, तो मास्टर प्रो 2 के पेपर में बढ़िया सवाल दिया था, ओलंपियाड का था। तो अब आप भी उस सवाल को करने के काबिल हो चुके हैं। मैकेनिज्म अरहेनियस दोनों को मिलाया था, जो मैकेनिज्म पढ़ा वो, और जो ये कंसेप्ट पढ़ाई है, दोनों को मिला के एक सवाल बना। एक बार अटेम्प्ट करिएगा, अच्छा सवाल था, या मैं शेयर कर दूंगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए हमें सोचना क्या है? कुछ नहीं भाई, सोचो फॉर्मूला क्या लगाऊं। एलएन की बातें होती तो एलएन का फॉर्मूला, लॉग की बातें होती लॉग का फॉर्मूला, रेशियो की बातें होती रेशियो का फॉर्मूला, कोई बात नहीं, सिंपली के का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए। ईए को हटाना है तो लॉग टू द बेस ई का सहारा लेना पड़ेगा। और नीचे पॉइंट बना के लिख लेना, के होगा मल्टीप्लाई, के होगा मल्टीप्लाई, तो ईए होगा ऐड, के होगा मल्टीप्लाई, तो ईए होगा ऐड, के होगा डिवाइड, तो ईए होगा सब्ट्रैक्ट। बच्चों सो गए क्या? के होगा डिवाइड, तो ईए होगा सब्ट्रैक्ट। जो नंबर होगा के की पावर में, जो नंबर होगा के की पावर में, ऐसा बोलने से बस चीजें थोड़ी याद हो जाती है ना। जो नंबर होगा के की पावर, वो होगा ईए में मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को हमें डिटेल में भी सॉल्व करना आना चाहिए। कभी ए पूछेगा, कभी कोई ए पूछे, क्या पता A1 A2 देके A3 पूछे। तो इसलिए मैंने पूरा मेथड बताया। इसकी वैरायटी बहुत हो सकती है, तो डिटेल मेथड, अगर मुझे केवल यही सवाल कैटर करना होता तो मैं सीधे ट्रिक बताता और आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने कहा ऐसा कोई प्रश्न फ्रेम हो, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, और तुरंत कैसे करना वो भी बताया। अगर समझ पाए हैं तो एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को और अच्छे से सीख ले क्या? अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, जल्दी से बताना है। अरे इसका आंसर तो बोल दो भाई। EA1 की वैल्यू कितनी थी? EA1 की वैल्यू कितनी थी? 30 40, कितनी कितनी थी? 30 40 60। तो ये हो जाएगा 30 60 माइनस 40, कितना आंसर आया? बोलो बेटा, 50 न्यूटन की जूल। वाह रे लाला, किलो जूल पर मोल। बोलो ठीक है। अगर आप ये सीख पाए हैं तो एक छोटा सवाल सेम प्रोफाइल का ऐसे बस चेक करने के लिए दे दूं क्या? For the given value of k, calculate EA. For the given value of k, calculate EA. For the given value of k, calculate EA. और आपके सामने k दे रखा है, k1 इंटू k3 का होल स्क्वायर अपॉन k2 की पावर हाफ। बोलो मेरे बच्चों EA क्या होगा? बस सिंपल एक्सप्रेशन बोलना, बस EA बोलना, बोल दो। EA1
2a3 माइनस, दैट्स इट। ऐसे में 1000 सवाल बनाओ बन जाने चाहिए। और अगर आप ये सीख पाए हैं तो समय है थोड़ा सा एक बेहतरीन सवाल करने का। दे दूं क्या? वो वाला सवाल दे दूं? सच में? ठीक है, आज आपको समझ में आएगा वो वाला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका वेट कर रहा है। दे दूं अगला सवाल? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे लिख लें। ये सवाल भी आपके पीवाईक्यू से है। ये सवाल है एम्स 2018 का। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मत सोचना कि कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हम बातें कर रहे हैं ना। ये पहले का जमाना था, लौट के आने वाला है। लिखिएगा the rate constant K1 of a reaction is found to be, the rate constant K1 of a reaction is found to be double, that of rate constant K2 is found to be double that of rate constant K2 of another reaction. रुको यहां तक। हमेशा से मैंने सिखाया सवाल धीरे धीरे समझिए फिर आगे बढ़िए। यही टेम्परामेंट आपका एग्जाम में भी होना चाहिए। क्या सीखा अभी तक आपने? एक रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट K1 है वो दूसरी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का 2 गुना है। क्या इतना दिमाग में इमेज बन गया? अब सवाल क्या कहता है लिखिएगा। देन रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, देन रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी विल बी। और ऐसे 4 ऑप्शन थे, मैंने 2 ही 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन इसलिए दे दिए ताकि समझ जाओ मुझे रिलेशन निकालना कैसा है। मुझे कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है। अगेन अ प्योरली मैथमेटिकल न्यूमेरिकल। बस आपको समझना है प्रश्न कह क्या रहा है। एक रिएक्शन है कि एक से ज्यादा? बोलो। तो एक रिएक्शन में कह दूं ए से बना बी और एक रिएक्शन में कह दूं सी से बना डी, चलेगा? इसका रेट कांस्टेंट कितना मान लूं? K1। इसका रेट कांस्टेंट कितना मान लूं? K2। बोलो ना यार। अब वो क्या कहता है कि K2 K1 का 2 गुना है कि K1 K2 का 2 गुना है। द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डबल ऑफ द रेट कांस्टेंट K2। लो, सवाल करने की पहली नींव आ गई। अब शुरू हो जाओ। अब बताओ, के और ईए की बातें कर रहा तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? एक बच्चा मुझसे कह रहा लॉग K2/K1। क्यों लॉग K2/K1 का मन में आया? क्या यहां कहीं आपको K2/K1? अच्छा, वो कहेगा नहीं साहब मैं K2/K1 कर लूंगा तो K2/K1 बराबर 2 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अरे बोलो ना। और K2/K1 सुनते मुझे एलएन याद आया। हाँ, लॉग है तो 2.3 है, लॉग नहीं तो 2.3। बोलो ना यार। बहुत बढ़िया एक तरीका। क्या मैं सीधे के की जगह a इंटू ई की पावर माइनस अपॉन RT कर दूं, मेरा आंसर नहीं आएगा? उससे भी आएगा सर। अब ये आपके ऊपर है कि भैया उस समय स्ट्राइक क्या। अरे बोलो यार। हाँ, अगर आप इसमें मेन फॉर्मूला लिखते हो a इंटू ई की पावर माइनस अपॉन RT तो भी आंसर आएगा। अगर कोई बच्चा कहे मैं K1 के यहां भेज दूं K2/K1 हाफ लिख के एलएन लगाकर तो भी आंसर आएगा। चलेगा। अब सुनना ध्यान से। इस सवाल में कमी हो गई। कमी हुई दोनों रिएक्शन एक है कि अलग। और अगर रिएक्शन अलग है तो ए भी अलग होना। मगर एक भी ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं था कि ए अलग है। लेकिन वहीं पे जब उन्होंने अगला सवाल दिया था तो अगले सवाल में साफ साफ उन्होंने, ये भी एम्स का सवाल है, साफ साफ उन्होंने बोला था दोनों का ये अलग है। तो सीख नंबर 1, अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा, मात्र ए के लिए, अगर कभी ऐसा ए अलग अलग नहीं बोला हो तो आपको ए को हमेशा कह देना है कि सेम मान के चलना। कारण यह है कि हमारे सिलेबस में ए जिसे अरहेनियस कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मतलब P इंटू Z है, वो बहुत डिटेल में नहीं है। तो आप उसे मान लेना, नहीं बोले तो सेम मान ले, चलेगा। सवाल में नीचे लिख लेना अज्यूमिंग ए सेम, नीचे लिख लेना अज्यूमिंग ए सेम। मतलब ऐसा भी हुआ है हमारे पीवाईक्यूज में कि उनको ए अलग बोलना था लेकिन ऑप्शन नहीं दिया था, तो ऑप्शन नहीं था तो मजबूरी मुझे मानना पड़ा। अज्यूमिंग ए सेम। शुरू हो जाओ बच्चों। अब दोनों को सवाल मिलके करना है। चलिए साहब बोलो, क्या मैं K1 वाला फॉर्मूला लगा लूं? यही से करते हैं। K1 का फॉर्मूला बोल दो जरा। a इंटू ई की पावर माइनस 1 है तो E1 अपॉन RT इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ई की पावर माइनस सी अपॉन RT। बनेगा मेरे बच्चों? करो ना प्लीज, आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है। हर बच्चे कॉन्फिडेंस हाई होगा, देखना। करते चलिए। अब प्रश्न में उन्होंने बोला, नहीं बोला होता तो भी हम मान लेते, ऐसे उड़ा दिया। अब सिंपलीफाई कैसे करूं सर, क्या करूं? हाँ, सारे ई को एक तरफ ले आऊं, सारे नंबर को एक तरफ ले जाऊं। अब ई को मैं एक तरफ लाता हूं
तो इसको भेज दूं उधर या इधर, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इसको मैं इधर ले आया, तो ये बन चुका है e की पावर माइनस EA1 प्लस EA2 अपॉन RT बराबर 2, बराबर 2। प्रश्न लगाना पड़ेगा बच्चे, प्रश्न लगाना पड़ेगा बच्चे, सेकंड ऑप्शन, प्रश्न लगाना पड़ेगा बच्चे। बार बार एक ही काम करूंगा, और अभी तो मैंने वो दिया भी नहीं जो मैं देने वाला था, जिसको देख के आप दहल जाएंगे, रातों की नींद उड़ जाएगी। वो आने वाला है सवाल, लिख लिया होगा। सॉल्व करिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो सिंप्लीफाई करिए, e की पावर ये बन चुका है EA2 माइनस EA1 अपॉन RT बराबर 2। बोलो क्या e अपने आप हटता है? ना सर। क्या e को हटाइए, ln का सहारा लेना पड़ेगा? हाँ, ln का सहारा लीजिए, e को हटाइए, फिर ln को छोड़िए, हाँ या ना? अरे यस। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने आ चुका है ln e की पावर EA2 माइनस EA1 अपॉन RT बराबर ln2, यस और नो? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर आ जाएगा बाहर। इधर ही सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा जोर ना पड़े। पावर बाहर आया तो क्या बन चुका है? EA2 माइनस EA1 अपॉन RT बराबर, यही तो बहुत आसान है यार। अच्छा, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था बस। हेलो, हाँ मेरे बच्चों, सच में आसान है, बस ये इंप्रेशन कठिन छोड़ के जाते हैं, इसलिए वहां एग्जाम में नहीं बनते। चलेगा? कोलिजन थ्योरी केवल फॉर्मूला ए बराबर ए नहीं है, ये सवाल करने भी हैं। सिंप्लीफाई करिए तो आंसर कितना आ चुका है? EA2 माइनस EA1 बराबर ln2 RT। इतना सोच लो तो फिर ये भी सोच लो ना, अगर ऑप्शन में लिखा होता EA1 माइनस EA2, अब आपका आंसर क्या होता? माइनस ln2 RT। अरे हेलो, हमेशा जो ऑप्शन आपका है वही लिखा हो कोई जरूरी नहीं, ऑप्शन से मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। दे दूं अगला सवाल? थोड़ा सा मिलता जुलता प्रोफाइल लिखिए अगला सवाल, और अगला सवाल कर लेंगे तो फिर दूंगा वो सवाल जिसका आपको इंतजार है। दे दूं अगला सवाल? अगला सवाल सीख गए ना? क्या सीखा इस सवाल से बताइए? फॉर्मूला लगाइए, ई को हटाइए, एलन का सहारा लीजिए, सॉल्व करते जाइए, सो सिंपल राइट। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर लिख ले, रेट ऑफ टू रिएक्शन, रेट ऑफ टू रिएक्शन whose rate constant, rate of two reactions whose rate constants are K1 and K2, whose rate constants are K1 and K2 are equal at 300 Kelvin, are equal at 300 Kelvin, such that EA2 minus EA1, EA2 minus EA1 is equal to 2RT, such that EA2 minus EA1 is equal to 2RT. Then calculate ln A2 by A1. Then calculate ln A2 by A1. मैं सबसे पहले चाहूंगा आपके मन में आए फॉर्मूला लगाऊं तो कौन सा लगाऊं? रेट ऑफ टू रिएक्शन, तो मन में पहले दो रिएक्शन सोच लो, ए से बनना बी, सी से बनना डी। पहले वाले का रेट कांस्टेंट K1, दूसरे वाले का K2, पहले वाले का रेनियस कांस्टेंट A1, दूसरे वाले का A2, पहले वाले का एक्टिवेशन EA1, दूसरे वाले का एक्टिवेशन EA2। सवाल जल्दी नहीं करो, इतने सवाल करो कि जल्दी होने लगे। आप कहोगे ऐसे में 20 सवाल आपको होमवर्क दे दूंगा, घबराइए नहीं, मगर मैंने पहले बोला आराम से, स्टेप बाय स्टेप, कभी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव होने का प्रमुख कारण है आपने मेथड क्या सीखे। आपके मेथड डिसाइड करते कब निगेटिव होगा नहीं होगा। आपकी बचपन से एजुकेशन ऐसी हो, बिलीव में निगेटिव नहीं हो, ऐसी भी पढ़ाई है। आपकी हैबिट्स डिसाइड करते हैं। करिए आराम से, बनेगा। मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, संभल के सॉल्व करिए। तो उन्होंने हमें EA2 माइनस EA1 का रिलेशन दिया और कुछ रेशियो पूछा है। तो रेशियो पूछ के बच्चे को यह तो समझ में आ गया कि भाई K1 बराबर लिखूंगा मैं A1 इंटू ई की पावर माइनस EA1 अपॉन RT, और यहां लिखूंगा मैं K2 बराबर A2 इंटू ई की पावर माइनस EA2 अपॉन RT। ये बच्चे को समझ में आ गया, ठीक है साहब। अब ऐसा क्या करे कि वो बना ले? तो वो सोच रहा है, कुछ रेशियो पूछा है,
तो भाई ने कहा चलो डिवाइड कर देते हैं, कर देना डिवाइड। हेलो, अच्छा उसने क्या बोला है, ई ए टू माइनस ए वन, तो ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि क्या करूं कि ए टू बाई ए वन बने। तो ए टू बाई ए वन तभी बनेगा जब दिस बाई दिस करोगे ना यार, और ए टू बाई ए वन बनने का सवाल ही। हेलो, मगर सर एक गड़बड़ हो गई सर यार। मैंने कहा क्या, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो सर ए टू बाई ए वन तो आएगा, मगर के टू बाई के वन भी तो आएगा। अब क्या करूं, तो पढ़ो ना, इफ द रेट के वन के टू आर, अच्छा मतलब k1 बाई के टू बराबर है, तो बराबर कर दो सर, खत्म कहानी। सर मैंने कहा कैसे, सर a1 इंटू ई की पावर माइनस c1 अपॉन आर टी बराबर a2 इंटू ई की पावर माइनस सी अपॉन, हेलो। हाँ अब चलो के का मामला हटा, अब ए टू बाई ए वन पूछा, अब बन जाएगा सर ऐसा मुझे लग रहा है। ए वन को वहां भेज दो, ई को यहां भेज दो, यस सर, तो क्या बनेगा, ई की पावर ई ए टू माइनस ई ए वन अपॉन आर टी बराबर ए टू बाई ए वन। आराम से स्टेप बाय स्टेप, मैं आखिरी सवाल दूंगा तो भी आपसे बनेगा, देख लेना। यही गड़बड़ है लिखने में, ये सीख गए तो सब आसान है। करो बेटा, कुछ बच्चों को बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल बना लीजिए। अरे बन गया क्या, कितनों का आंसर आ चुका, रेज योर हैंड। क्या बात है मास्टर प्रो वन, पूरी क्लास का आंसर चाहिए, बता दीजिए साहब। आ गया आंसर, आसान है क्या। ई ए टू माइनस ई कितनी है, टू आर टी, तो यहां रख दोगे टू आर टी बाई आर टी सा टी कट जाएगा, ई की पावर टू बच जाएगा, ए टू बाई ए वन। बोलो ऐसा क्या करूं कि ई हट जाए, एल एन का सहारा लीजिए, फिर एल एन को छोड़िए, हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों यहां से आपके सामने आंसर आएगा एल एन ए टू बाई ए वन इक्वल टू टू। बोलो यस, बोलो यस। बढ़ू आगे, नहीं बढ़ू, दे दूं एक बेहतरीन सवाल, उसके पहले आपका कंसेप्ट चेक करता हूं। यार ये बताओ, जब कैटलिस्ट आता है, मान लो एक रिएक्शन है, ये दिख रहा है, ये रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के हो रही है, मान लो। अब इसके जीवन में आया कैटलिस्ट, कौन आया, तो क्या कैटलिस्ट आने से इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, कैटलिस्ट रफ्तार बढ़ जाती है, कभी कभी घटती भी थी। सर वो जो रफ्तार को घटाता है वो कैटलिस्ट के नाम पे कलंक है, उसका नाम है इनहिबिटर। ठीक है, ये रिएक्शन है, मान लो। अब इसमें आपने लगाया कैटलिस्ट, क्या लगाया, तो क्या इसकी रफ्तार बढ़ गई। यार टेम्परेचर से भी तो रफ्तार बढ़ाते थे, हाँ टेम्परेचर, अरे बोलो ना। तो ऐसे समझो, मैं अगर सवाल पूछूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, जब कैटलिस्ट है तो इसकी रफ्तार इतनी है, तो बोलो मैं कितना टेम्परेचर कर दूं कि रफ्तार इसके बराबर हो जाए, मैं कितना टेम्परेचर कर दूं कि रफ्तार इसके, जब जब रफ्तार को बराबर करोगे तब तब रेट कांस्टेंट को बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज आप कहते हो आर ओ आर इज प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। इन सवालों करने का रूल होगा, जब भी सर बोले रफ्तार पकड़ लेना रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट से ई, हाँ या ना। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, आइए सिखाता हूं, लिखिएगा। द एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सर्टेन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सर्टेन uncatalyzed reaction, the activation energy of certain uncatalyzed reaction, uncatalyzed मतलब अभी कैटलिस्ट नहीं है, of certain and catalyzed reaction at 300 Kelvin is, at 300 Kelvin is 76 kilojoule per mole, at 300 Kelvin is 76 kilojoule per mole, ठीक। the activation energy is lowered, मतलब ये कम हो गया, the activation energy is lowered by 25 kilojoule per mole, the activation energy is lowered by 25 kilojoule per mole by the use of catalyst, by the use of catalyst. By what factor rate of, by what factor rate of catalyzed reaction is increased. मैं सवाल समझाऊंगा, by what factor rate of catalyzed reaction is increased, यानी सवाल कहता है कि जब आपने कैटलिस्ट लगा दिया तो उसकी रफ्तार कितने गुना बढ़ गई। ए भाई रफ्तार बोले तो रेट, तो सवाल ये बोलना चाह रहा है रेट कांस्टेंट कितने गुना हो गया। मतलब सवाल ऐसे, पहले कैटलिस्ट नहीं था, अनकैट, कैटलाइज्ड, पहले कैटलिस्ट अनकैट, अब कौन है, कैट। अरे बोलो,
इसका रेट कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट। तो प्रश्न मुझसे पूछ रहा है, बोलो लाला K2 बाई K1 कितना है? By what factor the rate of catalyzed reaction is increased? और ऑप्शन ई की पावर में देना है। हेलो, मैंने अभी सवाल समझाया, बोलो फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? फोर्स का कि मोमेंटम का? अरहेनियस। अब अरहेनियस में भी कौन सा फॉर्मूला? सोचो सोचो सोचो। अब आप कहते हो लॉग वाला, मगर लॉग में तो ई नहीं आता है, मुझे ई बचाना पड़ेगा। तो क्या एलएन वाला लगाऊं या ओरिजिनल के वाला लगा लूं ना, बाद में ले लूंगा यार। कहां फंसोगे, ओरिजिनल लगा लो, हाँ या ना, शुरू हो जाओ, बनेगा, आपसे गारंटी देता हूं बनेगा। मगर एक स्टेप में आप सब गलत करेंगे। अनकैट कैट, इसको बोल दो K1, इसको बोल दो K2। अच्छा, रिएक्शन सेम है कि अलग है? सेम है। तो एक ही रिएक्शन को मान लेते हैं ए से बनना बी, और यहां पे भी लिख देता हूं ए से बनना बी। यहां है कैट, यहां कैट नहीं है। जब कैट नहीं है तो रेट कांस्टेंट K1, जब कैट है तो रेट कांस्टेंट K2। अच्छा, रिएक्शन बदली नहीं है, तो जो ए इसका होगा वही ए इसका होगा। ए केवल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब बच्चे ने क्या लिखना? K1 का फॉर्मूला ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए, इसे कह देता हूं 1, इसे कह देता हूं 2, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अनकैट कैट लिखने में बहुत जोर आता है, तो 1 2 लिख देता हूं, माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी। और K2 कैसे लिखूंगा मेरे बच्चों? ए इंटू ई की पावर माइनस ई 2 अपॉन आर टी। ठीक है भाई। अब प्रश्न क्या पूछा है? बराबर करना कि रेशियो निकालना? तो डिवाइड कर दो, करते चलो साथ में, बनेगा। आ गया आंसर? पूरी क्लास का आंसर चाहिए, अब करते चलो साथ में। अब क्या करूं मैं? पूछो अपने आप से, सवाल करने के आना पड़ेगा। भैया मैं बायो नहीं पढ़ा रहा हूं आज, पहले बता रहा हूं, सुनने से काम नहीं चलेगा, आज आपको सवाल करना है। अब डिवाइड करूं तो क्या करूं? K2 बाई K1 की K1 बाई K2? K2 बाई, तो लो मैंने K2 बाई K1 कर दिया, तो ए से कट जाएगा, यहां लिख दूंगा e की पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी अपॉन ई की पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। क्या आपको ई की पावर से डर लगता है? ई को हटाने का औजार पता है? यस, इसको भेजिए ऊपर, क्या बन जाएगा? ई की पावर ई ए वन माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। अरे रुको यार, ये गड़बड़ हो गई। मुझे पहला वाला ई ए पता है क्या? ई ए वन यानी जब कैटलिस्ट नहीं, उस समय ई ए कितना था? और टू मतलब जब कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट है तो मैंने निकाला ही नहीं, 51। तो 76 माइनस 51 करो, कितना आएगा? जब पहले ही पता है कि मुझे चेंज से मतलब है, तो काहे को माइनस करूं? मुझे EA1 चाहिए, EA2 चाहिए कि EA1 माइनस EA2 चाहिए? मतलब मुझे डिफरेंस चाहिए, मुझे अंतर चाहिए। और अंतर कितने का? 25। तो मैं सीधे 25 ना चिपका दूं? हाँ सर, चिपका दो। तो ऊपर लिख दो 25 बटे आर टी। और अब आता है वो स्टेप जहां दुनिया का हर बच्चा गलत करता है। क्या यहां तक सबको क्लियर? इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड लिखूंगा, लिख लो इतना। पहले बताओ आपने क्या सीखा इस सवाल से? एक था कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट नहीं था, फॉर्मूला लगाया, डिवाइड किया, संभल के सॉल्व किया। केमिस्ट्री भाई यहां खत्म हो गई, यहां खत्म केमिस्ट्री। हर सवाल में पहले 2 स्टेप में केमिस्ट्री खत्म हो, उसके बाद केवल मैथ सिखा रहा हूं। समझ पा रहे हैं क्या? अब इस प्रश्न में अगर मुझे सॉल्व करना है तो नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं बच्चों, और क्या लिख रहा हूं जरा देखिएगा। क्या बन चुका है? K2 बाई K1 इक्वल टू ई की पावर 25 अपॉन, लिसन केयरफुली एवरीवन, अपने आप से पूछो ये 25 जूल है कि किलो जूल? तो मुझे आरटी भी किलो जूल में लिखना, यहीं पे सब ट्रैप होते हैं। क्या प्रश्न में टेम्परेचर 300 बोला है? पढ़ लो पढ़ लो, प्रश्न में टेम्परेचर 300 बोला है, यस और नो? और अगर सवाल में टेम्परेचर 300 बोला है तो सर ने बोला था कि जब टेम्परेचर होगा 300, रिवाइज करा देता हूं, आरटी की वैल्यू 25 भी होगी, आरटी की वैल्यू 2500 भी होगी, आरटी की वैल्यू 2.5 भी होगी। अब कब क्या होगा सुन लो, पहला वाला तब होगा जब आर होगा 0.08, दूसरा वाला तब होगा जब आर होगा 8.314 जूल में, और तीसरा वाला तब होगा जब होगा किलो। नहीं समझे? अब जिस बच्चे को नहीं याद है वो पूरा सॉल्व करे, जिसको नहीं याद है सॉल्व करे। आर की वैल्यू कितनी? 8.314 इंटू 300 बटे 1000। सॉल्व करो लाला, कितना आएगा? 2.5। अरे नहीं समझे यार, बस खत्म है सवाल। तो मैं सीधे कह दूं K2 बाई K1 इक्वल टू ई की पावर 25 अपॉन 2.5। बोलो लगभग आंसर कितना आया?
ई की पावर, बोलो चलेगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी तक क्या क्या निष्कर्ष सुनिए, फॉर्मूला लगाइए, ठीक। अब कैलकुलेशन करते समय कब मुझे जूल कब किलो जूल इसका ध्यान रखना है। 8.3 इंटू 2.303 20 हम लगभग मानते हैं, अगर मानेंगे लगभग तो आंसर भी आएगा लगभग। तो ऑप्शन देख के सतर्क होके खेलना आना चाहिए। और अभी तक वो ना दिया जो मैं देने वाला था, दे दूं कि अगला दिल दहलाने वाला सवाल। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, लिखिए जरा। A catalyst lowers, a catalyst lowers the activation energy. A catalyst lowers the activation energy from 20 kilojoule per mole, from 20 kilojoule per mole to 10 kilojoule per mole, from 20 kilojoule per mole to 10 kilojoule per mole। मतलब जब कैटलिस्ट नहीं था तो कितना था, और जब कैटलिस्ट है तो कितना है, तो डिफरेंस कितने का। ठीक है, आगे पढ़ो। द टेम्परेचर एट विच, the temperature at which the uncatalyzed reaction, the temperature at which the uncatalyzed reaction will have the will have the same rate, will have the same rate as that of as that of catalyzed reaction at 27 degrees Celsius, as that of catalyzed reaction at 27 डिग्री सेल्सियस। सवाल मुझे समझाने दे, पूरे 2 मिनट में आपको दूंगा, बस मुझे समझाने दे। आओ, एक रिएक्शन है ए से बनना बी, एक रिएक्शन है ए से बनना बी, पूरी क्लास समझ लो सवाल। कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम 20 टू 10, इसको कह दो अनकैट और इसको कह दो कैट, ये है अनकैट। समझ गए क्या? अन का मतलब कैट का मतलब पता है ना? हेलो, जब कैटलिस्ट नहीं था चलेगा, ए से बनना बी, तो बोलो पहले ईए कितना था 20, अब ईए कितना है 10। तो सवाल ये कहता है द टेम्परेचर एट विच द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब इसका वो कौन सा टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। सवाल तब तक पढ़ो जब तक क्लियरली ना समझ में आए, स्वयं समझ में आने लगता है। द टेम्परेचर एट विच द, वो वाला टेम्परेचर जब अनकैटलाइज will have the same rate, will have the, और रेट बोले तो रेट मतलब जो अनकैटलाइज रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो कैटलिस्ट के बराबर हो जाना। बताओ वो कौन सा टेम्परेचर है, और अगर इसका टेम्परेचर दे रखा है कितना 300। फील करो, फील करो, क्या कैटलिस्ट में रफ्तार ज्यादा होगी? तो जब कैटलिस्ट नहीं है तो बोलो मैं टेम्परेचर कितना कर दूं कि दोनों रफ्तार सेम हो जाए। आई एम डैम श्योर जब कैटलिस्ट नहीं हो तो टेम्परेचर तो ज्यादा ही होगा। मेरा आंसर 300 केल्विन यानी 27 से तो ज्यादा ही होगा। एक बार फिर सवाल समझे क्या? फिर सवाल समझते हैं, फील कर लो कि एक सवाल के बाद 10 सवाल ऐसे आए तो बन जाने चाहिए। बोलो, क्या पहले रिएक्शन में कैटलिस्ट था ना? क्या अब रिएक्शन में कैटलिस्ट है? तो वो कहता है कि बताओ, बताओ अनकैटलिस्ट रिएक्शन में कितना टेम्परेचर कर दूं कि उसकी जो रफ्तार है वो उस रिएक्शन के बराबर हो जाए जिसमें कैटलिस्ट और 300 केल्विन पे हो रही है। अच्छा, रफ्तार बराबर करना है तो अच्छा रेट कांस्टेंट बराबर करना है। लो मिल गए मुझे पहली कड़ी, K1 बराबर K2। शुरू हो जाइए। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट, जहां से सवाल को शुरू करना है। पॉइंट मिला, शुरू हो जाइए। पूरे 1 मिनट है आपके पास, करके बताइए। मैं वेट करूंगा, लेकिन आंसर आपको देना है। बच्चों ने आंसर दिया है तो आप भी देंगे। एक का टेम्परेचर T मान लो, दूसरे का टेम्परेचर पता है। आंसर आए तो हाथ खड़े करना है। 3 4 बच्चों ने आंसर इज, आंसर आ चुका है। मैं बता दूं आप सबके बैच में 5 से 6 बच्चों के। समय समाप्त होता हुआ
एंड द आंसर इज ना 600 डिग्री सेल्सियस आया होगा। आ गया आंसर? नहीं आया? आएगा, फॉर्मूला लगाओ ना, आएगा यार, फॉर्मूला नहीं लगा रहा बच्चा, संभल के कहीं ना, और मजा आ जाएगा, आंसर आएगा। आप कहोगे सर अब हम हर लेवल पे तैयार हैं। 600 आसपास नहीं आता, एग्जैक्ट आता है यार। 3 दूना 600, कोई गणित ही नहीं जाता। जिसने ज्यादा गणित लगाई मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। फिर वो कहता है सर आंसर आप बताओ, तरीका हम बताएंगे। इसीलिए मैंने क्लास में आंसर बोलने का मना किया है। बहुत क्रिएटिव होते हैं हमारे बच्चे, पता। पहले मैं आंसर बुलवाता था, फिर पूरी क्लास का आंसर आता था, फिर मुझे समझ में आया अरे इनको आंसर बता दो, तरीके खुद निकाल लेते हैं ये। 600 सर, 1200 बटे 2, 600। कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, यस और नो, वो हम कर लेते हैं सर, वी नो हाउ टू मैनेज दैट, राइट। चलिए साहब, समय समाप्त होता हुआ एंड टाइम्स अप। आइए, जिनसे नहीं बना उनके लिए बोर्ड पे, जिनका रुक गया है सवाल कर रहे हैं सब लोग बोर्ड पे। समय समाप्त, यू हैव टू हैंडल द प्रेशर। मुझे गिव इन टाइम में खेलना सीखना पड़ेगा। इसका टेम्परेचर कितना माना टी, इसका टेम्परेचर कितना है 300। अरे बोलो भाई, ई इसको बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2, क्योंकि 1 और 2 लिखना थोड़ा आसान पड़ता है। इसे कह दूं EA1, इसे कह दूं EA2। सवाल कहता है रफ्तार को बराबर करना है। अच्छा, मतलब रेट कांस्टेंट को बराबर करना है। अरे रिएक्शन सेम है क्या? यस, मतलब ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने आप स्टेप मिनिमम होने लगते हैं। अब आप समझोगे उन चीजों को, चलेगा। ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस 20 अपॉन आर टी, मगर मुझे टेम्परेचर पता नहीं है। वेरी नाइस, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्या मुझे टेम्परेचर पता है? यस सर। बेस होगा सेम तो पावर भी से, माइनस माइनस प्लस 20 बटे आर टी। सर मैं तो एल एल ले रहा था, क्यों भाई? छोड़ो साथ, हाँ या ना। 20 बाई आर टी इक्वल टू 10 अपॉन 300 आर। नहीं चलेगा। क्या यहां से आर से आर कट जाएगा? क्या भागे भागे आंसर आएगा? अरे यार ये तो आ गया। एंड आंसर इज हाउ मच? 600 डिग्री सेल्सियस। क्या कहते हो? केल्विन लिखोगे तो केल्विन मिलेगा, है ना। और सेल्सियस लिखोगे तो सेल्सियस लिखने का नियम नहीं है। आर के साथ हमेशा केल्विन ही लिखा जाए। बच्चा कह रहा सेल्सियस लिखूंगा, हाँ। तो आंसर कितना आएगा? 600 केल्विन। चलेगा बच्चों। यहां पे काइनेटिक्स हमने हल लहजे पे खत्म किया। 2-3 कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, बता दूं। प्यारे बच्चों, जब आपने काइनेटिक्स पढ़ा, सबका ध्यान चाहिए, बहुत बेसिक बातें, बस सोचने का अंदाज सिखाऊंगा, ठीक। जब आपने काइनेटिक्स पढ़ा तो आप हमेशा जितनी भी रिएक्शन पढ़े, वो सबसे दुनिया की आसान रिएक्शन हुआ करती थी, और रिएक्शन आप पढ़ा करते थे बी, और एक सिंगल रिएक्शन पढ़ते थे, बोलो हाँ या ना। एंड यू नो इट वेरी वेल दैट दिस इज नॉट द रिएक्शन ओनली अकरिंग अराउंड अस। रिएक्शन सारी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हाँ या ना। अरे कैल्शियम कार्बोनेट भी टूटता है तो वो भी 2 कंपाउंड बनाता है। तो इतनी सरल रिएक्शन तो सर मुझे लगता है कागजों में ही होंगी, असलियत में कहां होंगी पता नहीं, चलेगा। लेकिन हां, जब हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में ले जाते हैं, तो काइनेटिक्स और भी कई जगहों पे लगाई जाती है। उसमें 2 केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिनके सवाल आपको देखने को जेईई मेंस और इधर-उधर टेस्ट सीरीज मिलते हैं। वो 2 केसेस में एक है पैरेलल रिएक्शन और एक है रिवर्सिबल। आओ समझते हैं इनका मतलब क्या है। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर सवाल दूंगा, बस सोचने का तरीका सुनिएगा। यार 5 + 3 कितना होता है? क्या बात कर रहे हो? और 5 - 3 आता है? अगर ये आपको आता है तो जो मैं कहने वाला वो भी आता है। सबका ध्यान बोर्ड पे। बच्चों मान लो मेरे पास रिएक्शन पैरेलल है और वो सारी की सारी एलिमेंट्री है। कैसी हैं? अगर वो एलिमेंट्री है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सिंगल स्टेप में होती, उनके होने का कोई तरीका। फ्रॉम रिएक्टेंट टू दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, जो एक ही स्टेप में हो जाती है वही एलिमेंट्री का है, और जिसके होने का तरीका है वो और दुनिया में कोई तीसरी रिएक्शन, एक मन लगाओ ना, एक एलिमेंट्री और एक है कॉम्प्लेक्स। सर ये तो अपने काम का नहीं ना भैया, आने के बाद फिर काम का हो जाता है। अभी तक नहीं है, इसलिए बात नहीं कह रहा हूं मैं, नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 सालों शायद मैंने आपसे नहीं शेयर किया, बता दूं। साल 2023 में मैंने पहली बार सॉल्यूशन चैप्टर में, जो अगला चैप्टर होगा, उसमें मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर, सुना होगा आप लोगों ने, का ग्राफ पढ़ाया, और वो ग्राफ आया। क्लियर?
साल 2024 में पहली बार एक नई चीज ऐड करी, दैट वाज 1/x से 1/y का ग्राफ। ना उसके पहले कभी पढ़ाया था, ना उसके पहले कहीं आता था, उसी साल पढ़ाया और 2024 जेई में वो सवाल आया। मेरे क्या कह नहीं, जो पढ़ाया वो नहीं आया, जो पढ़ाया बस वही आया। नहीं समझ पाए? ऑफ कोर्स इट्स एन कोइंसिडेंस। लेकिन कहना क्या चाहता हूं, ये एक ऑब्जर्वेशन होता है, ट्रेंड होता है। तो जब ये नेक्स्ट लेवल कहा जाए, अरे अपने काम का नहीं है, आ जाएगा ना उसके बाद, अरे यार काश पढ़ लिया होता। तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा, चलेगा। बहुत ही आउट ऑफ होता तो ऑफ कोर्स आपको नहीं पढ़ाया जाता। अब कह क्या रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आ जाओ जरा बोर्ड पे, आ गए। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बनना बी। क्या बोला सर ने? अच्छा, ए से बी भी बन रहा और ए से सी भी बन रहा। ठीक वैसा जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मेजर एक माइनर, एक 2 इन एक 1 इन। कुछ समझ पा रहे हो क्या? जब एक साथ कई रिएक्शन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? गौर फरमाइएगा, ए से बी भी बन रहा, ए से सी भी बन रहा, इसका मतलब ए से बना बी प्लस सी ऐसा नहीं है। ए से बना बी प्लस सी इज अ डिफरेंट थिंग, ए से बी भी बना, ए से सी भी बना इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर है? मैं जो कहने वाला हूं वो रिएक्शन कैसी है? एलिमेंट्री। और ए से बी भी बन रहा, ए से सी भी बन रहा। इसे अगर मैं टुकड़ों में तोड़ना चाहूं तो कह दूं साहब, ए से बी बना और ए से, बोलो भाई, क्या ये दोनों रिएक्शन अलग है? यस। तो क्या दोनों का रेट कांस्टेंट अलग है? यस। इसको कह दूं K1, इसको कह दूं K2, बोलो चलेगा? अच्छा सुनो ना, क्या एलिमेंट्री है? अच्छा, क्या इसका रेट लॉ में लिख लूंगा? अच्छा, जो रेट लॉ में आर लिखते हैं, क्या ये आर ओ आर होता है? क्या आर ओ आर, आर बराबर K1 इंटू ए की पावर 1 कह दो चलेगा? अच्छा, यहां कहूंगा आर बराबर K2 इंटू ए की पावर, अच्छा ए की पावर 2 अब कह दूंगा। अरे बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। ये है आर ओ आर, ये है आर ओ, क्या स्टोइशियोमेट्री 1 है? यही आर ओ डी है, यही यही आर ओ, बोलो यार। ए से बनना बी, ए के जाने की रफ्तार, ए के जाने की रफ्तार, ए के जाने की रफ्तार, मान लो इसकी वैल्यू है 5 मोल पर सेकंड, मान लो। यानी 1 सेकंड में कि कितने मोल चले गए? डन। क्या इसका रेट कांस्टेंट अलग है? तो क्या इसकी रफ्तार, क्या इसकी स्टोइशियोमेट्री भी 1 है? तो यही आर ओ आर है, यही आर ओ डी है। यानी मैं कह दूं अब ए के जाने की रफ्तार 3 है, मान लो। एक एक गए 5 मोल इधर, एक एक गए 3 मोल, बोलो ना यार। दोनों एट अ टाइम जा रहे हैं अलग अलग, तभी तो से क्या बोला, मतलब एक साथ दो काम हो रहे हैं। आप एक साथ कई सारे काम करते हो पढ़ने के अलावा, राइट? उसे बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? समझ गए होंगे आप, है ना? तो ए से क्या बना बी, ए से क्या बना सी। अब बताओ ए के इधर कितने मोल गए, इधर कितने, कुल कितने गए? कैसे बता दिया? जोड़ के बताया क्या? अरे बहुत टैलेंटेड यार है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं नेट रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए, क्या पूछूं? यानी ए के जाने की रफ 5 है कि 3 है कि 8 है? क्या 8 के लिए आपने 5 और 3 को जोड़ा? क्या यही हमारा 5 है, यही हमारा? तो ये हो जाएगा K1A प्लस K2A, बोलो डन। क्या मैं ए को कॉमन ले लूं? क्यों, थोड़ा छोटा है ब्रैकेट, ले लूं तब भी कॉमन? अच्छा क्या लिख दूं मैं? K1 प्लस K2 अंडर ब्रैकेट है, चलेगा? लिख लो जल्दी से, हो गया खत्म। यानी जब भी पैरेलल हो तब हमें रेट कांस्टेंट को जोड़ देना है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। इसे बोलेंगे नेट आर ओ डी। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं क्या? यार ए के कुल कितने मोल गए? 8 8 8। और बी के कितने बने? क्यों, ए के तो 8 गए ना, ए के 8 गए तो बी के भी 8 बनने चाहिए। बी के 5 ही बने क्या? अच्छा, एक बच्चा है उसके 8 नंबर के पेपर में से 5 नंबर आए तो परसेंट निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? 5/8 इंटू 100, राइट? ए के कितने मोल गए? 8। बी के कितने मोल बने? 5। अगर कोई मुझसे कहे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी, तो 5/8 बोलोगे, यस। 5 का मतलब है K1A, 8 का मतलब है K1 प्लस K2 इंटू ए, यहां लगा दो 100, लो आ गया परसेंटेज बी। जब आप लोग कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा पढ़े होंगे, बेटा इसका 85% बिना, इसका 15% बना, वो परसेंट ऐसे ही निकाला जाता है, K1/K1 प्लस K2 इंटू 100। सुना होगा ना? मेजर माइनर प्रोडक्ट, यस।
90%, 10%, 95%, 5%, तो परसेंट ऐसे निकालते हैं। हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता होता है, रेट कांस्टेंट का परसेंटेज निकालते हैं। तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। जरा सोच के समझ के जवाब देना। अगर मैं आपसे परसेंटेज सी पूछता तो क्या कहते हैं? परसेंटेज सी। बी पूछा तो बी का के बटे टोटल के, तो सी का पूछा तो सी का के बटे टोटल के। अरे बोलो यार। एक बार एक बेहतरीन सवाल आया सूरजमुखी फूल बना के, बताता हूं। तो ऐसे सवाल देखने में डरावने होते हैं, दे आर सो सिंपल राइट। 5+3, 5/8, 3/8 खत्म भाई। हेलो। अगर आप समझ पाए हो तो एक छोटे सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। हाथ में साथ दे दूं एक सवाल। बोलूं बेटा? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, जल्दी लिखिए। परसेंट बी परसेंट सी, जल्दी लिखें। लिख लिया? तो अगला सवाल, उन्होंने सनफ्लावर बनाया। समझते हैं सनफ्लावर? यहां लिखा ए, क्या लिखा, और इधर बनाया बी सी डी ई एफ जी। चलेगा? पूरा ही फूल बना दो क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। बच्चा परेशान, ये क्या है? अरे भाई कुछ नहीं। K1, K2, K3, K4, K5, K1, समझ गया ना? अब ऐसी रिएक्शंस को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिख सकता हूं। तो देखने में बहुत डिफिकल्ट सा इंप्रेशन देती हैं, मगर कंसेप्ट बहुत आसान से है कि भैया इन्हें आपको एलिमेंट्री मान के चलना। और पूछा क्या क्या, लिख लो पहले। तो K1, K2, K3, K4, K5, सबसे पहला सवाल पूछा, व्हाट इज द नेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज द नेट रेट कांस्टेंट? तो पहले आपको बताना है नेट रेट कांस्टेंट, और फिर आपको बताना है परसेंटेज ऑफ डी। डी का परसेंटेज बताना है। बस दो पार्ट। मैं एक जनरल वे में बता रहा हूं, कल को न्यूमेरिकल करोगे तो यहां रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन लिखी होगी, फिर मत कहना फिजिकल में ये कहां से आ गया, या कुछ ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा। चलेगा? जल्दी से बन जाना चाहिए। व्हाट इज द नेट रेट कांस्टेंट बता दोगे ना? सो सिंपल भाई, कुछ नहीं करना, जोड़ना है। K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5। हाँ या ना? स्मार्ट बोर्ड कुछ ज्यादा हिल रहा है। परसेंटेज डी बता दोगे क्या? डी का परसेंटेज K3, अच्छा जिसका पूछा उसका K बटे टोटल के। K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 इंटू 100। आसान है? K6 भी है क्या? अच्छा यही आप कह रहे थे। अरे भाई साहब, बच्चों को इतना बड़ा डाउट है। 5 के बाद बेटा वो अलग डिजाइन का 5 था, एक था अच्छा वाला 5, एक था कर्सिव वाला 5। समझ पा रहे हैं क्या? लिख लीजिएगा प्लीज। 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटू 100। नहीं लिखा मैंने अभी भी? लो लिख दिया। 1 2 3। तो मैं बताना चाहता हूं, ऐसा मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत कठिन सा इंप्रेशन दिमाग में छोड़ते हैं ये प्रश्न, लेकिन होते बहुत आसान। अगर समझ पाए तो आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आपने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा, मैंने कभी नहीं बोला रिवर्सिबल। वहीं जस्ट इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में हर वक्त बोलते थे रिवर्सिबल। मतलब ये केवल कह दो कि अजम्पशन है। ये केवल कह दो कि जब आप चीजों को पढ़ते हो तो कुछ मान के पढ़ते हो, कुछ अज्यूम करके चलते हो। तो अगर कभी हमारे सामने कोई रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाती है और हमें उसकी काइनेटिक्स को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना, पहले कंसेप्ट को समझिएगा, फिर आइए कॉपी में लिखिएगा, बोर्ड पे आना जरा। इमेजिन करते हैं हम सबके सामने एक रिएक्शन है, 2A से बना भी मान लो, और ये सबका ध्यान बोर्ड पे, और ये रिवर्सिबल है मान लो। अच्छा, मैंने जैसा कहा फिर कह दूं, हम सभी रिएक्शन क्या मान के चल रहे हैं? क्योंकि एलिमेंट्री नहीं तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ योर 12th सिलेबस है। चलेगा? अब ये रिएक्शन क्या रिवर्सिबल है मेरे बच्चों? जवाब देना है। अगर रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड? अच्छा यहां से यहां गए तो, और यहां से यहां है तो, अच्छा क्या दोनों को मैं एलिमेंट्री मान रहा हूं? अच्छा इसे अगर मैं टुकड़ों में लिख देता हूं कुछ इस प्रकार से, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 2A से बना बी और बी से बना 2A, तो किसी को समस्या तो नहीं? अच्छा इसे बोलोगे फॉरवर्ड, इसे बोलोगे। अच्छा इसका रेट कांस्टेंट K1 कह दो, इसका K2 चलेगा। अच्छा क्या सर ने एलिमेंट्री माना है? अच्छा क्या रेट लॉ लिखना आसान है? अच्छा R बराबर K1 इंटू ए की पावर। भाई जवाब दो ना यार, इसका रेट कांस्टेंट कैसे लिखोगे? R बराबर K2 इंटू बी की पावर। बोलो डन।
अब सोचो ना, आगे जाने की रफ्तार, पीछे आने की रफ्तार, आगे जाने की रफ्तार नहीं चलेगा। और जब रफ्तार होगी सेम, वही होगा इक्विली। लेकिन कोई रिएक्शन शुरू होते से ही रफ्तार सेम होती, वो तो धीरे धीरे सेम होता है ना यार। मान लो आगे जाने की रफ्तार है 5, मान लो क्या 5 न्यूटन की, 5 जूल की, 5 मोल पर सेकंड। मोल पर सेकंड केवल सरल भाषा में बोल दिया जाता, लेकिन मोल पर सेकंड बोलने की परमिशन, आपने बहुत बारीकी चीजों सीखा है। बोलो मुझे क्या बोलना चाहिए, मोल पर लीटर। वेरी नाइस मेरे बच्चों। तो क्या मैं कह दूं अभी सरल भाषा में 5 मोल बोल दूं ना। आगे कितने गए 5, आगे कितने गए, मान लो दिस इज 5 चलेगा। और पीछे कितने आए 3, आगे गए 5, आगे गए पीछे आए। व्हाट इज द नेट आर ओ आर, दो कैसे बताया, क्या 5 माइनस 3 किया, क्या नेट आर ओ आर के लिए आर एफ माइनस आर बी किया। इसे कह दू आर एफ, इसे कह दू आर एफ का मतलब K1 इंटू ए की पावर 2 माइनस K2 इंटू बी की पावर 1। सबका ध्यान बोर्ड पे, व्हाट इज दिस, नेट आर ओ है तो आर ओ आर ना। क्या मुझे किसी भी रिएक्शन का एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर लिखना आता है, लिख लेगा हर बच्चा एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर। बोलो इसका आर ओ ओ डी ए बाई 2 बराबर ए बी बराबर आर ओ बराबर K1 इंटू ए की पावर 2 माइनस K2 इंटू बी की पावर 1। नहीं चलेगा। क्या मैं ये देखे आपसे आर ओ डी पूछू बता दोगे, आर ओ ए पूछू वो भी बता दोगे। ऐसे सवाल भी कई बार आते हैं। सवाल कैसा बनता है, एक सवाल देता हूं, लिख लो पहले इसको। तो कंसेप्ट इज सो सिंपल, 5 माइनस 3। बच्चों एक खुशखबरी है जिसका था आपको इंतजार। कई दिन से, कई सालों से मुझे लग रहा है, भूखा नहीं से बोलते तरसा हुआ है। तरसना समझते हैं ना, तरसे हुए हैं समोसे के लिए। भूखा छोटा पड़ेगा शब्द आपके लिए। तो आइए एक छोटे सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं और इस कहानी को करते हैं समाप्त। तो बच्चों 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और अगला 3 हो गए ना भाई, और टोटल 9 ही है, हम आपको बता दूं। ऐसे एक दिन आते आते आखिरी में सब खत्म है ना। लिख लिया होगा सबने, बोलना मना था ना आपका। लिखिए एक सवाल, एक छोटे सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। तो लिखिए एक सवाल। यह सवाल अक्सर आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल सकता है। अगर ये नहीं मिला तो पक्का NO2 वाला मिलेगा। तीसरा कोई दिखाते ही नहीं, वो यही दो घुमा रहे हैं कब से। लिखिए सवाल। पहला सवाल, इधर लिखा है K1 और इधर लिखा है K2। तो बच्चा तुरंत समझ जाए, मतलब रिवर्सिबल मान के चलना है। N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, K1 और K2। अब सवाल कहता है, सवाल कहता है कंसिडरिंग एलिमेंट्री, आपने एलिमेंट्री मानना है। कंसिडरिंग एलिमेंट्री रिएक्शंस, कंसिडरिंग एलिमेंट्री रिएक्शंस, राइट। नंबर 1 नेट आर ओ आर। मैं सब पूछ लेता हूं ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए। राइट, नेट आर ओ आर। और अगला सवाल है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। आपसे पूछा है नेट आर ओ आर और दूसरा पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। आई एम डैम श्योर आपसे बनेगा, राइट। सबसे पहले बता दो नेट आर ओ आर, सरल भाषा में आगे जाने की रफ्तार माइनस पीछे आने की रफ्तार, यानी आर एफ माइनस आर बी। शुरू हो जाओ। आर एफ कैसे लिखोगे, K1 इंटू N2 की पावर 1, आराम से लिखो, इंटू H2 की पावर 3 माइनस K2 इंटू अमोनिया की पावर 2। बनेगा यार, ठीक है।
ये सब मतलब अच्छे केस माने जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको नंबर में सोचोगे ना तो बहुत इजी फील होता है। K1 इंटू N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 3 माइनस K2 इंटू अमोनिया की पावर 2। पहला पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, क्या उन्होंने हमसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछा है? यस। तो अब मुझे लगाना होगा एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर। अब एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर कैसे लिखता हूं जरा देखिएगा। तो लिख रहा हूं मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन बटे 3 बराबर आर ओ आर, और ये पूरा का पूरा क्या है? आर ओ आर। तो इससे इक्वेट कर दूंगा K1 इंटू N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 3 माइनस K2 इंटू अमोनिया की पावर 2। अच्छा, जब वो ऑप्शन यहां आपसे गलत कराता है ना, अक्सर स्टोइशियोमेट्री में खेलता है, क्योंकि ये देखने में बड़ा वैसा मिक्सअप सा लगता है, तो नंबर बदल देता है बीच बीच में। तो बहुत ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है। चलेगा, सॉल्व करिए तो बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ दिस होल, 3 टाइम्स ऑफ दिस होल, N2 की पावर 1 H2 की पावर 3 माइनस K2 इंटू NH3 की पावर 2। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, एक खुशखबरी है, सुना दो क्या? आप पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और यहां पे होता है फुल एंड फाइनल समाप्त। चलेगा, अब यहां पे आता है ढेर सारा सवाल, होमवर्क। मुझे उम्मीद है आपने बहुत सारा होमवर्क कर लिया होगा। पक्का? नहीं किए तो करिए, गुरुवार शुक्रवार तक डिस्कशन होगा, इक्विलिब्रियम प्लस इसका दोनों का चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। एक्स्ट्रा शाम को मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल क्या करना, मैं 1 मिनट लेके फिर समराइज कर दूं और कहानी आगे बढ़ाता हूं। सबको पता है जब तक सवाल नहीं तब तक हमारी कहानी किसी काम की नहीं। हर चीज आपके नोट्स में है, चाहे वो उसके लेवल के सवाल मॉड्यूल में हो, चाहे उस लेवल सवाल मॉड्यूल में ना हो, लेकिन वो चीज आपके नोट्स में है, तो आपको सबसे पहले याद होनी। नोट्स हर बार एग्जाम के हिसाब से अपडेटेड है, इसलिए वो याद हो। नंबर 1, एक बच्चे ने नोट्स बढ़िया से कर लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। अभी तक आपके जैसे 3 चैप्टर हो गए, एक एटॉमिक हुआ, एक इक्विलिब्रियम हुआ और एक काइनेटिक्स हुआ। अब आपका फर्ज बनता है टाइमली इनका नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों पढ़ते रहे। इतनी बार नोट्स और शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहे कि जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते रहे, एक समय ऐसा आया कि शॉर्ट नोट्स पढ़ते ही पूरा नोट्स मुझे याद आने लगे। अभी नोट्स भी साथ में रखना है, शॉर्ट नोट्स भी साथ में रखना है, क्योंकि अब 3 चैप्टर हो गए, तो मैं बता रहा हूं क्या करना है, और दोनों को पढ़ते चलना है। और एक समय ऐसा आता है कि शॉर्ट नोट देखते ही आपको पूरा नोट्स याद आता है, मतलब शॉर्ट नोट्स एक हिंट का काम करता है, ये वाला पॉइंट, हाँ उसमें सर ये बताइए बताइए बताया, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। चलेगा, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, अभी नोट्स और शॉर्ट नोट दोनों पढ़ना है। धीरे धीरे हम नोट्स को साइड करते जाएंगे, केवल कहां रिलाई करने शुरू कर देंगे? शॉर्ट नोट्स। चलेगा, एग्जाम के पहले फिर वही चलेगा जो कि फेब तक आएगा। फिलहाल नोट्स अच्छे से हो जाना चाहिए, उसके बाद मॉड्यूल खत्म हो जाना चाहिए। मॉड्यूल में कितने एक्सरसाइज हैं? 4। पहले तक मैं लास्ट ईयर तक 2 ही कंपलसरी रखा था, इस बार चारों कह रहा हूं, चारों आपको करना ही करना है, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। चलेगा, एक्सरसाइज 1 बच्चे का अच्छे से होना चाहिए। एक्सरसाइज 1 सारा टॉपिक कवर कर देता है, मतलब रिवीजन के लिए जब भी रिवीजन करना एक्सरसाइज 1 मस्ट है। अपने फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, मुझे बाकी का पता नहीं। एक्सरसाइज 1, उसके बाद आपने करना एक्सरसाइज 3, फिर आपने करना एक्सरसाइज 2, फिर आपने करना एक्सरसाइज 4। जब भी आप ये सब कुछ कर ले, सुन लीजिए, इसके बाद आपने करना ईएलपी। चलेगा, और आपने मान लो ईएलपी भी कंप्लीट कर लिया, ये सारा होमवर्क हो गया, जो जो बचा हो निपटा दो। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1 फिर से लगाना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1 फिर से लगाना है। जब आप एक्सरसाइज 1 दोबारा लगाएंगे तो प्यारे बच्चों, इस बार आपका टाइम लिमिट रहेगा 50 मिनट। ये सब कुछ करने के बाद बच्चों ने 40 से 45 मिनट के अंदर खत्म किया है। यू ऑल्सो हैव टू डू इन द सेम मैनर। चलेगा, तोड़ना पड़ेगा, खुद को इनहैंस करना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा, तभी आप इस कंपटीशन की फाइट को जीत पाएंगे। जहां है वहीं रहोगे तो वहीं बने रहोगे जहां हो। हेलो, सरल सा नियम है इस दुनिया में, जो करते आए हैं वही करते रहेंगे, तो वही होता आएगा जो होता आया है। कुछ नया चाहते हैं तो कुछ नया करना पड़ेगा, एंड द सिंपल थिंग इज ब्रेक योर लिमिट्स। 2 घंटे पढ़ते हैं, 2.5 खींचो नया, कुछ करोगे नया तो ही नया होगा, दैट सिंपल। योर एक्शंस डिसाइड योर रिजल्ट्स। चलेगा, तो एक्शन बनाइए। फिलहाल एक्सरसाइज 1 दोबारा करिए, कितना समय लगना चाहिए? 50। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे 12th में 3 चैप्टर है, तीनों का एनसीईआरटी मुझे कंप्लीशन चाहिए। 11th में एक बार फिर भी छोड़ सकते हैं, जो लोग नहीं कर रहे वो ज्यादा ओके बोल रहे, पक्का वो नहीं करेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं। एनसीईआरटी आपको खत्म करना है। एनसीईआरटी खत्म करते समय आपको सबसे पहले एग्जाम्पलार खत्म करना है। एग्जाम्पलार होने के बाद आपको खत्म करना है एक्सरसाइज। जो लोग कर पाए वो करेंगे, स्वागत है, डिस्कशन में करूंगा, नहीं करोगे तो मैं घर आके तो नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं ये बता रहा हूं, इतना हो जाना चाहिए।
ये सब होने के बाद मैंने अल्ट्रा ईएलपी बनाई थी, उसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है, मगर सीक्वेंस यही है। एक बच्चा यही नहीं कर पा रहा, बेटा तुम्हारे लिए पूरा दुनिया सूना सूना है, छोड़ो, नहीं समझे। दिस इज द 99%, ये सब 1% है। हेलो, हाँ ये बात अलग है कि उस 1% में ही परफेक्शन डेवलप होता है, मगर खेल इतना है कि ये सबसे जरूरी है, ये हो जाए उसके बाद आगे बढ़िए, सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है। चलेगा? नए पन्ने पे सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डाल दे, बिल हो गई है क्या? तो आप तो नया चैप्टर आज पढ़ोगे नहीं, है ना? कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, लिख दो ना, लिक्विड सॉल्यूशन। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। चलो एक लाइन पे आपको छोड़ के जाता हूं। एक होता है सॉल्यूशन, सुना आपने? अच्छा, सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन की कहानी क्या है? तो मैं बहुत सरल भाषा में कहूं, इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, आओ ना भाई, हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसका नाम होगा 720 सॉल्यूशन। उसको पीजिए और 720 में 720 पाइए। क्या नाम है सॉल्यूशन का? 720। 720 सॉल्यूशन पीजिए और 720 में 720 पाइए। चलेगा? कैसे बनाते हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास से 10 से 15 मिनट थोड़ा सा तैयार रहना। चलेगा? थैंक यू सो मच। सवाल निपटा लीजिए।